नमस्कार दोस्तों, मैं विजय तिवारी द बुक सोसाइटी में आपका स्वागत है। जहां हम आज की इस वीडियो के माध्यम से सब्जेक्ट कोड BHIE 142 के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों की चर्चा आपके साथ करेंगे। जैसा कि आप सभी जानते हो कि सब्जेक्ट कोड BHIE 142 का जो संबंध है वो जापान के इतिहास से है। इस पूरी किताब में आपको जापान की हिस्ट्री पढ़ाई गई है, तो ऐसे में जितने भी प्रश्न होंगे वो भी जापान से ही संबंधित होंगे। इस पीडीएफ में हम टोटल 8 क्वेश्चनों की चर्चा आपके साथ करेंगे। जहां हमारा पहला प्रश्न है कि जापान में तोकुगावा काल पर टिप्पणी लिखिए। तो यानी कि क्वेश्चन आपसे यह पूछ रहा है, जब जापान में तोकुगावा फैमिली शासन कर रही थी तो उस दौरान जापान की राजनीतिक स्थिति कैसी थी। तो देखो, तोकुगावा परिवार में तोकुगावा परिवार ने जापान में सन 1603 से लेके 1868 तक शासन किया था। तो जब आप तोकुगावा परिवार की बात करोगे तो तोकुगावा परिवार ने जापान में एक अच्छे खासे समय तक शासन किया था, जो कि सन 1603 से शुरू होता है और 1868 तक चलता है। ये तमाम चीज़ें मैंने चैप्टर वाली वीडियो में भी बहुत ही बारीकी से समझाई हैं, तो आप प्लेलिस्ट में जाके चैप्टर भी पढ़ सकते हैं, जहाँ पर आपको बहुत अच्छे से ये चीज़ें समझ में आएंगी। तो तोकुगावा काल, जिसे एदो काल भी कहा जाता है, ये 1603 में शुरू हुआ और 1868 तक चला। इस काल का नाम जो है वो तोकुगावा परिवार के शोगुन के नाम पर रखा गया था, जिन्होंने इस अवधि के दौरान जापान पर शासन किया। तो देखो, तोकुगावा परिवार ने लगभग देखा जाए तो 250 सालों तक जापान पर शासन किया है। इस दौरान इन्होंने समाज में भी परिवर्तन किए, संस्कृति में भी विकास किया। इस काल की जो मुख्य विशेषताएं थी वो ये थी कि 1603 में तोकुगावा इयासु ने शोगुन की उपाधि धारण की। तो देखो, ये भी माना जाता है कि जापान में शोगुन वंश का शासन था और फैमिली थी कौन सी, तोकुगावा फैमिली। तो शोगुन की उपाधि धारण करी किन्होंने, तोकुगावा इयासु ने। और इसके बाद लगातार इनके आने वाली जो पीढ़ियां थी ये शोगुन के पद पर कायम रही और इन्होंने लगभग 250 सालों तक जापान पर शासन किया। और इस तरीके से जापान में तोकुगावा फैमिली का शासन शुरू हुआ। इस दौरान की खास बात यह थी कि जापान जो था वो पूरा का पूरा जो जापान है वो 250 भागों में बटा हुआ था, यानी कि छोटे छोटे 250 भाग बांट रखे हैं जापान में। और इन सभी जो बांटे हुए भाग थे, इन पर जो शासन चलाते थे, वो शासन जो चलाते थे उन्हें बोला जाता था दैम्यो। तो एक सेंट्रल में राजा होता था और वो राजा तोकुगावा फैमिली का था। लेकिन पूरे के पूरे जापान को प्रशासन के दृष्टि से चलाने के लिए 250 भागों में बांटा गया था और हर भाग का शासन दैम्यो चलाते थे। और इन सभी दैम्यो पर जो कंट्रोल रखता था वो कंट्रोल रखता था कौन, राजा, यानी कि शोगुन। तो शोगुनेट ने सामंती दामियों पर सख्त नियंत्रण रख रखा था और ये कहा था कि जितने भी दैम्यो हैं, यानी कि ये 250 दैम्यो थे, ये सारे के सारे एदो में रुकेंगे। तो जो आज का टोक्यो है वो उस समय पहले एदो के नाम से जाना जाता था। तो यानी कि अब तक की बात सिर्फ इतनी सी है, शोगुनों ने अपना शासन चलाने के लिए जापान को छोटे छोटे प्रशासनिक केंद्रों में बांटा। जैसे आज भारत 28 राज्य हैं, 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं, ऐसी पूरा का पूरा जापान जो है वो 250 भागों में बटा हुआ है। और हर भाग का जो शासन है एक व्यक्ति चला रहा है जिसका नाम है दैम्यो। और ये जितने भी दैम्यो हैं, ये सारे के सारे दैम्यो कंट्रोल में रहेंगे। किसके कंट्रोल में रहेंगे, राजा के। और राजा कौन सी फैमिली का है, तोकुगावा फैमिली का है। और राजा इन दैम्यों पर कड़ा नियंत्रण रखेगा ताकि कोई सा भी दैम्यो विरोध ना कर दे, धरने ना कर दे, प्रदर्शन ना कर दे या अपने आप को आज़ाद घोषित ना कर दे। इसलिए कहेगा कि सारे के सारे जो दैम्यो है एक ही जगह रहेंगे और वो जगह है एदो। एदो जिसे वर्तमान में टोक्यो के नाम से जाना जाता है। यह व्यवस्था इसलिए की गई ताकि दैम्यो राजनीतिक विरोध ना कर दें। तोकुगावा शासन जब था तो उस समय समाज का आर्थिक विकास भी हुआ और सामाजिक विकास भी हुआ। तो अगर हम तोकुगावा फैमिली की बात करते हैं, जब तक इन्होंने जापान पर शासन किया था तब तक जापान में शांति स्थापित थी, जिसे पैक्स तोकुगावा भी कहा जाता था। युद्ध होते नहीं थे वहाँ पर। जहाँ पर युद्ध नहीं होंगे वहाँ का आर्थिक विकास बहुत तेज गति से होगा और सोसाइटी बहुत तेज गति से डेवलप होगी। इसके अलावा तोकुगावा परिवार ने जापान की कृषि उत्पादन को बढ़ावा दिया और व्यापार को भी बढ़ावा दिया। बड़े बड़े शहरों की स्थापना हुई, जैसे एदो, ओसाका, क्योटो, और यहाँ की जनसंख्या भी धीरे धीरे करके बढ़ने लगी। व्यापार भी तेज गति से बढ़ना पड़ा। शोगुन ने विदेशी व्यापार पर सख्त नियंत्रण रखा और 1630 के दशक में सुकोकू की नीति लागू करी, ताकि जापान अन्य देशों से अलग है। केवल जापान में एक बंदरगाह था, नागासाकी, जिसके माध्यम से विदेशियों को व्यापार करने की अनुमति दी गई थी। तो देखो, जापानी लोग चाहते नहीं थे कि उस समय विदेशी लोग उनसे व्यापार करें, क्योंकि उन्होंने देशों के अलग अलग हिस्सों के बारे में पढ़ा था कि भैया किस तरीके से कंपनियां जाती हैं दूसरे देशों के साथ व्यापार करती हैं, फिर उन्हें गुलाम बना लेती हैं। जैसे कि भारत को भी ईस्ट इंडिया कंपनी आई, उन्होंने गुलाम बना लिया। चाइना में भी ऐसी बहुत सारी कंपनियां गई।
तो जापानीज जो लोग थे ये इन सब चीज़ों को पढ़ रहे थे, अवेयर थे कि भाई बाहर की कंपनी आएंगे, हमसे व्यापार करेंगे, फिर हमें ही गुलाम बना लेगी। तो इसलिए ना जापानीज लोग चाहते नहीं थे कि विदेशियों के साथ व्यापार किया जाए, इसलिए उन्होंने अपने आप को अलग रखा। इसके अलावा तोकुगावा काल में कला का भी विकास हुआ, साहित्य का विकास भी हुआ, रंगमंच का भी विकास हुआ, काबुकी और रागुगु जैसे नाट्य रूपों का विकास हुआ। उकुये ए ये एक चित्रकला का प्रकार था, ये भी बहुत ज़्यादा फेमस हुआ। इसके अलावा तोकुगावा काल में जो है कन्फ्यूशियस, जो कि एक चीनी विचारधारा थी, चाइना की विचारधारा थी, ये विचारधारा तोकुगावा काल में जापान पर प्रभावी थी। एजुकेशन के मामले में जो है वो कन्फ्यूशियस की विचारधारा पढ़ाई जाती थी, और ये विचारधारा शांति अहिंसा के सिद्धांतों पर थी, और इसमें नैतिकता थी कि सदा सत्य बोलना चाहिए, चोरी नहीं करनी चाहिए, हिंसा नहीं करनी चाहिए, बड़ों का सम्मान करना चाहिए, देश के प्रति वफादारी करनी चाहिए। ऐसी कुछ बातें थी कन्फ्यूशियसवाद में। निष्कर्ष ये निकलता है कि अगर हम तोकुगावा काल की हिस्ट्री पढ़ते हैं तो इस दौरान जापान में शांति स्थापित थी, स्थिरता स्थापित थी, कल्चर डेवलप हो रहा था। इस काल के दौरान जो राजनीतिक व्यवस्थाएं थी, सामाजिक व्यवस्थाएं थी, उन्होंने जापान को बहुत ज़्यादा प्रभावित किया। आगे चलकर जापान में बाहरी शक्ति आने लग जाएंगी, जिसकी वजह से जापान में तोकुगावा परिवार जो है वो सत्ता से बाहर जाएगा, यानी कि शोगुनों का अंत हो जाएगा और एक नया व्यक्ति शासन करने आएगा जिसका नाम होगा मेइजी, जिसके बारे में हम अगले क्वेश्चन में पढ़ेंगे भी। तो अगर क्वेश्चन आता है तोकुगावा परिवार के दौरान, यानी कि जब तक जापान पर तोकुगावा परिवार ने शासन किया था, उस समय की विशेषताएं क्या थी, तो आप सिंपल सी बात बताओगे, जापान में तोकुगावा परिवार ने 1603 में शासन किया था, 1868 तक इनकी सत्ता चली थी, लगभग 250 सालों तक इन्होंने शासन किया था। इस दौरान मेन पावर जो थी वो शोगुनों के पास ही थी। इन्होंने जापान को कंट्रोल करने के लिए 250 प्रशासनिक इकाइयों में बांटा था, जिन्हें दैम्यो चलाते थे। इन सभी दैम्यों पर कंट्रोल किया जाता था, और सामाजिक आर्थिक विकास को बढ़ावा दिया। शांति का काल माना जाता है, छोटी मोटी लड़ाइयाँ होती रहती थी। क्वेश्चन आगे आपसे पूछ रहा है, क्वेश्चन नंबर 2 बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चनों में से एक है कि मेजी राजनीतिक व्यवस्था का वर्णन कीजिए। यानी कि जब मेजी शासन में आया जापान के, तो उस समय की राजनीतिक व्यवस्था क्या थी। तो अभी तक तो आपने तोकुगावा काल की राजनीतिक व्यवस्था पढ़ी, अब आपको मेजी शासन की राजनीतिक व्यवस्था पढ़नी है। तो देखो, जब तोकुगावा शासन का अंत हुआ तो मेजी राजनीतिक व्यवस्था का गठन हुआ। यानी कि 1868 से पहले जापान में तोकुगावा फैमिली शासन कर रही थी। 1868 में जापान में शासन कौन करेगा, मेजी करेगा। और जब मेजी पुनर्स्थापना होगी तो जापान से तोकुगावा सत्ता हट जाएगी और मेजी पूरे के पूरे जापान को कंट्रोल कर देगा। अब जब जापान में मेजी का शासन आएगा तो ये वहाँ की राजनीतिक व्यवस्था को भी प्रभावित करेगा, सामाजिक व्यवस्था को भी प्रभावित करेगा, और अर्थव्यवस्था को भी प्रभावित करेगा। मेजी शासनकाल चलेगा 1868 से लेकर 1912 तक, और ऐसे में जो जापान है अपनी मॉडर्निटी की ओर आगे बढ़ेगा, आधुनिकता की ओर आगे बढ़ेगा। जैसे ही मेजी शासन में आएगा वो बहुत सारी चीज़ें क्या करेगा, सुधार करेगा। मेजी पुनर्स्थापना के बाद जो राजा है उसको ज़्यादा पावर नहीं रहेगी, बल्कि जो मेन पावर रहेगी वो रहेगी सलाहकारों और मंत्रियों के हाथ में। यानी कि तोकुगावा काल में क्या होता था, सारी की सारी पावर राजा के पास होती थी, लेकिन मेजी शासन के बाद जो सम्राट था वो केवल दिखावे का शक्ति मात्र रह गया था। मेन पावर किसके पास थी, जो सलाहकार होते थे और जो मंत्री होते थे। फ्यूडल सिस्टम का अंत, यानी कि जो सामंतवादी व्यवस्था थी, यानी कि जो हमने पढ़ा भी, पूरा जापान 250 छोटे छोटे भागों में बांटा गया था प्रशासन की दृष्टि से, और हर क्षेत्र को दैम्यो चलाते थे। ये शासन व्यवस्था खत्म कर दी गई। इसकी जगह पर प्रीफेक्चर प्रणाली स्थापित की गई, जिसमें एक गवर्नर होगा जो केंद्र सरकार के अंडर में काम करेगा। यानी कि मेन पावर जो है वो सेंट्रल गवर्नमेंट के पास धीरे धीरे जाएगी। इसके अलावा मेजी नेताओं ने जापान को पश्चिमी शक्तियों की बराबरी पर लाने के लिए सुधार किए। मेजी शासन के दौरान खास बात यह थी, जापान ये चाहता था कि वो किसी देश का गुलाम न बने, बल्कि दूसरे देशों को अपना गुलाम बनाए। इसके लिए मेजी ने जापान की कानून प्रणाली में बदलाव किया, एजुकेशन सिस्टम में बदलाव किया, सैनिक सुधार में बदलाव किया। नारा दिया गया फूकोकू क्योहे, यानी कि समृद्ध देश समृद्ध सेना। जितनी मजबूत सेना होगी उतना ही मजबूत देश होगा। बच्चों को शिक्षा के लिए ये क्या करते थे, यूरोप में भेजते थे, और फिर वहाँ से बच्चे पढ़कर आके ना जापान के लिए काम करते थे। तो इस तरीके से जापान में ना नेशनलिज्म को बिल्ड किया गया, देशभक्ति की भावना को बिल्ड किया गया, और जापानीज को ये कह दिया गया भाई किसी भी तरीके से ना बाहरी लोग जो हैं वो हम पर कंट्रोल नहीं करने चाहिए। फिर मेजी काल में एक नए संविधान का निर्माण किया गया और राजशाही की स्थापना की गई। संविधान ने सम्राट को सर्वोच्च सत्ता में स्थापित किया और एक संसद बनाई जिसे डायट कहते हैं, और इसमें सीमित लोकतांत्रिक प्रक्रियाएं शामिल थीं। पार्लियामेंट्री सिस्टम था, जैसे हमारे देश में संसदीय व्यवस्था है, संसद में लोकसभा है, राज्यसभा है, ऐसे ही यहाँ की संसद को डायट कहते थे। इसमें उच्च सदन को पीर का सदन कहते थे और निम्न सदन को प्रतिनिधियों का सदन कहते थे। हालांकि अधिकार तो सर्वोच्च राजा का था, लेकिन पावर मंत्रियों के पास थी, अंतिम निर्णय यही लेते थे। अंतर्राष्ट्रीय संबंधों की बात करोगे तो मेजी शासन के दौरान एजुकेशन के लिए, टेक्नोलॉजी के लिए विदेशों के संपर्क में आए। यूरोप में अपने छात्रों को इन्होंने भेजा, व्यापारिक संबंध सुरक्षित रखे।
मेजी शासन के दौरान खासतौर पर जापान ने अपनी सैनिक ताकत को बढ़ाया और आगे चलकर कोरिया को अपने कंट्रोल में कर लिया, मंचूरिया को अपने कंट्रोल में कर लिया। और 1905 में तो भैया जापान रूस को भी हरा देगा, इतनी ज़्यादा इनकी सैनिक पावर हो जाएगी। आर्थिक और सामाजिक परिवर्तन भी आएंगे मेजी काल के दौरान। मेजी जो शासक थे इन्होंने इंडस्ट्रियलाइजेशन को बढ़ावा दिया, बड़े बड़े औद्योगिक इकाइयों को लगाया, जिससे जापान की अर्थव्यवस्था तेजी से विकसित हुई। रेलवे का विकास किया गया, अलग अलग क्षेत्रों में रेलवे स्थापित की गई, कम्युनिकेशन सिस्टम मजबूत किया गया। इतने ही नहीं, इंडस्ट्रीज का विकास हुआ। जापान में एक जगह थी निशिजन, बड़े पैमाने पर यहाँ पर सिल्क बनाया जाता था और इनका रेशम दुनिया भर में सबसे ज़्यादा फेमस हो गया था। इसके अलावा बैंकिंग सेक्टर की भी स्थापना की गई थी। बड़ी बड़ी जो कंपनियां थी उन्हें जायबासु कहा जाता था। समाज में कुछ सुधार किए गए, शिक्षा प्रणाली का आधुनिकीकरण किया गया, जातिगत भेदभावों को खत्म किया गया, नागरिक समाज की स्थापना की गई। मेजी राजनीतिक व्यवस्था ने जापान को आधुनिक बनाया, प्रगतिशील बनाया। इसने न केवल देश के इंटरनल स्ट्रक्चर को मजबूत किया बल्कि बाहर से भी जापान को बहुत ज़्यादा मजबूत किया। तो अगर मेजी शासनकाल के दौरान आया राजनीतिक व्यवस्था बताओ, मैं आशा करता हूँ इस क्वेश्चन का आंसर बहुत ही आसानी से आप कर दोगे। क्वेश्चन नंबर 3 की ओर चलते हैं हम। जापान में सैन्यवाद के विकास की विवेचना कीजिए, यानी कि जापान ने किस प्रकार से अपनी सैनिक शक्ति को मजबूत किया। तो जापान में 19वीं सेंचुरी और 20वीं सेंचुरी में सैनिकवाद का विकास हुआ और सेकेंड वर्ल्ड वॉर के समय तो ये सबसे पीक पर था, सबसे उच्च स्तर पर था और इसके कई कारण थे जिसका वर्णन यहाँ पर किया जाएगा। तो जब सबसे पहली बार जब मेजी शासन आया ना 1868 में, तो मेजी शासन जब आया तो उस समय जापान में जो पश्चिमी शक्तियाँ थी यानी कि जर्मनी, ब्रिटेन, फ्रांस, ये सब एंट्री करना चाहते थे जापान में और जापान को अपने कंट्रोल में लाना चाहते थे। इवन अमेरिका भी चाहता था कि वो जापान पर कंट्रोल कर ले। अब जापान को इन सारे भेड़ियों से अगर बचना है, क्योंकि ये सारे बंदे जापान की तरफ देख रहे हैं कि ताक लगते के साथ ही जापान को गुलाम बना ले। जैसे भारत की बात करते हैं, भारत को गुलाम बनाने ब्रिटिशर्स भी आए थे, फ्रेंच भी आए थे, डचिस भी आए थे, स्पेनिश भी आए थे, पोर्टुगीज भी आए थे। तो इन सारे के बीच में लड़ाई हुई, ब्रिटिशर्स जीत गए, उन्होंने पूरे एरिया को कंट्रोल कर लिया। तो सेम कंडीशन जापान में बन रही थी, ये सारी बाहरी शक्तियां जापान को कंट्रोल करना चाहती थी। अब मेजी शासन ने, यानी कि मेजी जब राजा बना तो उसने साफ बोल दिया कि अगर हमने जापान को मजबूत नहीं किया तो ये सारे भेड़िए हमें खा जाएंगे, इसके लिए हमें सेना को मजबूत करना होगा। और नारा दिया गया फुकोकू होए, यानी कि आधुनिक देश आधुनिक सेना। तो मेजी पुनर्स्थापना के बाद जापान में पश्चिमी शक्तियां आ रही थी, इनके बराबर लाने के लिए सेना का विकास करना था। लेकिन सेना पे खर्चा कहाँ से आएगा, इसके लिए हमें इंडस्ट्री पर भी विकास करना पड़ेगा, उद्योगों पे विकास होगा, वहाँ से जो पैसा मिलेगा वो पैसा सेना पे लगाया जाएगा, सेना को मजबूत किया जाएगा। इस तरीके से एक आधुनिक सेना का निर्माण किया गया। आधुनिक सेना की खास बात ये थी कि इन्हें जो ट्रेनिंग दी गई, ये ट्रेनिंग जो है पश्चिमी तर्ज पर दी गई, यानी कि जिस तरीके से ब्रिटिशर्स अपनी सेना को ट्रेनिंग देते थे, जर्मनी के लोग थे जो थे वो अपनी सेना को ट्रेनिंग देते थे, फ्रांस के लोग जो जैसे अपनी सेना को ट्रेनिंग देते थे, उसी तरीके से इन्होंने भी अपनी सेना को ट्रेनिंग देना शुरू करा। अब सेना में तो लोग जब भी काम करेंगे जब लोगों के अंदर देशभक्ति की भावना होगी। तो हर बच्चों को इन्होंने कहा भाई स्कूल में जाना जरूरी है, और वहाँ पर इन्हें नेशनलिज्म पढ़ाया जाता था, राष्ट्रवाद पढ़ाया जाता था, जापानी इतिहास, जापानी कल्चर के बारे में पढ़ाया जाता था, सम्राट की सत्ता का महिमा मंडन किया जाता था। सेना खुद को सम्राट के प्रति वफादार रखती थी और धीरे धीरे करके आम जनता गहराई से इस ओर चली गई और सब लोग ज़्यादा से ज़्यादा सेना में योगदान देने के लिए तैयार हो गए। अब सेना का विस्तार हुआ। जापान ने 1894-95 में शिनो जैपनीज युद्ध को जीता, यानी कि चाइना वाला युद्ध जीत लिया, और 1904-05 में रूस को हरा दिया। सबसे खास बात ये थी, इस सफलता से सेना का मनोबल मजबूत हो गया, इनकी नेवी का महत्व बढ़ गया, इनका प्रभाव मजबूत हो गया और जापान में सैनिक बहुत तेज गति से आगे बढ़ने लगे। सैन्य नेतृत्व का राजनीतिक प्रभाव ये हुआ कि राजनीतिक मामलों में सारे डिसीजन कौन लेने लगे, सेना के जनरल। सेना के जो अधिकारी थे यही प्रमुख पदों पर थे और यही सारे डिसीजन लेते थे। आंतरिक और बाहरी कारक भी जापान में जो थे वो जापान की सैनिक ताकत को बढ़ाने में योगदान दे रहे थे। जैसे 1929 में विश्व में मंदी आई थी और ये मंदी शुरू हुई थी अमेरिका से और देखते देखते पूरे विश्व में फैल गई थी। कई सारे बैंकिंग सेक्टर कोलैप्स कर गए थे और महंगाई अपनी चरम अवस्था पर पहुंच गई थी, जिसकी वजह से जापान की अर्थव्यवस्था भी प्रभावित हुई। शिक्षा प्रणाली और प्रसार ने सैनिक विचारधारा को बढ़ावा दिया। बच्चों को बचपन से ही सैन्य सम्मान और डिसिप्लिन की शिक्षाएं दी जाने लगी। 1930 के दशक में जापान में राजनीतिक अस्थिरता थी, लड़ाई झगड़े हो रहे थे, सरकारें बदल जाती थी। ऐसे में सेना पूरे के पूरे जापान को कंट्रोल करने में उभर गई। सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद सैन्यवाद अपनी पीक अवस्था पर आ गया। जापान ने मंचूरिया पर कब्जा कर लिया, 1937 में चीन पर आक्रमण कर दिया, 1941 में अमेरिका के पर्ल हार्बर पर हमला कर दिया, जिसकी वजह से जापान और अमेरिका के खिलाफ युद्ध की शुरुआत हो गई। युद्ध के दौरान जापान में सैनिक सरकार का प्रभाव बढ़ गया। सैनिक नेताओं ने देश के युद्ध की दिशा में अग्रसर किया। जहां पर भी सेना पावर में होती है वो हमेशा युद्धों की ओर ले जाती है। जैसे पाकिस्तान को देख लो आप, म्यांमार को देख लो आप,
जिस भी देशों में सैनिक शासन है ना, वहां पर शांति ज्यादा दिनों तक स्थापित नहीं होती है। निष्कर्ष ये निकलता है कि सैन्यवाद के विकास ने जापान को शक्तिशाली तो बना दिया, लेकिन ये एक आक्रामक देश बन गया। सेकेंड वर्ल्ड वॉर में जापान की हार हुई जब हिरोशिमा और नागासाकी पर अमेरिका ने परमाणु बम फेंका। इसके बाद जापान ने अपनी सैन्य शक्ति बदल दी और जापान ने अपने संविधान में अंतर्राष्ट्रीय शांति को बढ़ावा दिया है। आज वो शांतिपूर्ण विकास और अंतर्राष्ट्रीय सहयोग को बढ़ावा दे रहा है और टेक्नोलॉजी में सबसे आगे निकल रहा है। तो क्वेश्चन आता है कि जापान में सैन्यवाद का वर्णन कीजिए। तो मैं आशा करता हूँ इस क्वेश्चन को आप बहुत ही इजी वे में आप कर दोगे। क्वेश्चन नंबर 4 हमारा बहुत बढ़िया क्वेश्चन है कि मेजी पुनर्स्थापना हुई क्यों, यानी कि तोकुगावा परिवार का अंत क्यों हुआ जापान में और मेजी आया ही क्यों। बहुत बढ़िया क्वेश्चन है भाई। तो हमने पढ़ा कि 200-250 सालों तक तोकुगावा फैमिली ने जापान पर शासन किया। तो कुछ वजह तो हुई होगी जो इतने लंबे समय तक चलने वाला शासन खत्म हो गया और एक नया व्यक्ति आके शासन की बागडोर संभाल रहा है। तो 1868 में मेजी शासन जापान में आया। इससे पहले तोकुगावा फैमिली जापान पे शासन करती थी। अब अगर ऐसा हुआ है तो कुछ सामाजिक परिस्थितियां हुई होंगी, राजनीतिक परिस्थितियां हुई होंगी, अर्थव्यवस्था में कुछ ऐसा हुआ होगा जिसकी वजह से मेजी पुनर्स्थापना है। तो देखो राजनीतिक कारण क्या थे। राजनीतिक कारण ये थे कि शुरुआत में तो तोकुगावा परिवार में जो शासक थे वो बड़े मजबूत थे, वो जापान को अच्छे से कंट्रोल कर रहे थे। लेकिन धीरे धीरे करके जो आने वाली पीढ़ियां थी वो कमजोर शासकों की आईं, जो कि जापान को ढंग से कंट्रोल नहीं कर पाए। तो धीरे धीरे करके जो शोगुन थे कमजोर हो गए। 19वीं शताब्दी तक इनके अंदर प्रशासनिक क्षमताएं खत्म हो गई, करप्शन बहुत ज़्यादा बढ़ चुका था, विद्रोह भी हो रहे थे, दैमियो इनसे आज़ाद होने की बात कर रहे थे। अब दैमियो इनके कंट्रोल में नहीं थे। जो हमने पहले क्वेश्चन में पढ़ा था कि जापान में क्या था, छोटे छोटे मैंने पढ़ाया था अभी आपको कि जापान पूरा एक सेंट्रलाइज राजा के अंडर में था और फिर छोटे छोटे भागों में बांटा गया था ताकि प्रशासन अच्छे से चले। जो इनको चलाते थे वो सारे दैमियो होते थे। अब ये दैमियो धीरे धीरे करके क्या हो गए, करप्ट होने लगे। ये जो पहले पैसा राजा के पास भेजते थे वो इन्होंने भेजना बंद कर दिया। ये विद्रोह करने लगे, अपने आप को स्वतंत्र स्थापित करने लगे। कई दैमियो शोगुन की नीतियों के खिलाफ थे, सरकार से असंतुष्ट थे, वो चाहते थे हम राजा को समर्थन ही नहीं देंगे। ये तो राजनीतिक कारण थे। सामाजिक कारण ये थे कि देश की अर्थव्यवस्था बहुत प्रभावित हो चुकी थी। जो किसान थे, व्यापारी थे, शिल्पकार थे, सब असंतुष्ट हो चुके थे। सब तोकुगावा परिवार के खिलाफ जाना चाहते थे। एक तरफ तो पश्चिमी देश आगे बढ़ रहे हैं, वहीं जापान पीछे हो रहा था। तो जापान के आर्थिक विकास के लिए, सैनिक मजबूती के लिए औद्योगिकरण की जरूरत थी, टेक्नोलॉजी की प्रगति की जरूरत थी। और ये सारी चीज़ें जापान को प्रेरित करती है कि वो अपने आप को आधुनिक बनाए। ये तो बात आंतरिक कारण की रही। बाहरी कारण क्या था कि अमेरिका का एक व्यक्ति था जिसका नाम था कैमेडोर मैथ्यू पेरी। ये चाहता था कि जापान के जो कोस्टल एरिया बंदरगाह हैं उसे खोला जाए और अमेरिका जो है यहाँ पर क्या करे, व्यापार करे। जबकि जापानीज लोग ये चाहते ही नहीं थे कि वो बाहरी लोगों से व्यापार करें। अब तोकुगावा परिवार ने इन अमेरिकियों को क्या करा, अधिकार दे दिया कि भाई तुम हमसे क्या कर लो, व्यापार कर लो। तो जापान के लोग विरोध में हो गए कि भाई जब हम चाहते ही नहीं हम बाहरी लोगों से व्यापार करें तो ये तोकुगावा जो राजा हैं ये किस हक से अमेरिकन लोगों को अधिकार दे रहे हैं। और इन सब चीज़ों को फायदा उठाया किसने, मेजी ने। मेजी ने लोगों को ये दिखा दिया कि जापान में खतरे की घंटी बज चुकी है। आज अमेरिका आएगा, कल ब्रिटिश आएंगे, फिर पोर्टुगीज आएंगे, डचीज आएंगे और ये सब मिलकर क्या करेंगे, जापान को गुलाम बना लेंगे। अब जनता के अंदर नेशनलिज्म की भावना आ गई, देशभक्ति की भावना आ गई, जनता एकजुट हो गई और इन सबको एकजुट किया मेजी ने। और सब लोग सम्राट के प्रति वफादारी कर रहे थे, जिससे शोगुन असंतुष्ट हो गए। फाइनली शोगुनों को हटा दिया गया और जापान में पुनर्स्थापना हुई किसकी, मेजी की। और यहीं से राजनीतिक परिवर्तन आने शुरू हुए, सामाजिक परिवर्तन आने शुरू किए और आर्थिक परिवर्तन आने शुरू हुए। इस तरीके से जापान ने अपने आप को इतना पावरफुल बना लिया कि धीरे धीरे करके वो पश्चिमी देशों जितना मजबूत हो गया, जो रूस को भी हरा देगा, चीन को भी हरा देगा, मंचूरिया पर कब्जा करेगा, कोरिया पर कब्जा करेगा और सेकेंड वर्ल्ड वॉर के दौरान तो भारत तक एंट्री मारने की कोशिश करेगा। तो अब तक हम 4 क्वेश्चनों के आंसर पढ़ चुके हैं। आशा करता हूँ ये 4 के 4 क्वेश्चन आपको अच्छे से समझ में आए होंगे। क्वेश्चन नंबर 5, 6, 7 और 8 जो है वो हम इस वीडियो के पार्ट 2 में पढ़ेंगे। तब तक के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। कमेंट बॉक्स में अपनी प्रतिक्रिया जरूर दीजिए कि चीज़ें आपको समझ में आ रही हैं या नहीं आ रही हैं।